कल्पना कीजिए एक ऐसे ब्लॉकचेन नेटवर्क की जो किसी बेहद सख्त तानाशाह की तरह बर्ताव करता है। मतलब अगर ओपन मार्केट से या किसी भी एक्सचेंज से कोई कॉइन खरीदा तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना केवल उस कॉइन की वैल्यू को हमेशा के लिए शून्य कर देता है बल्कि सीधा उस नेटवर्क से ही बाहर फेंक देता है। हाँ, एग्जैक्टली। कोई अपील नहीं होती और कोई सुनवाई भी नहीं होती। बिल्कुल। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम कोसाही द्वारा बनाए गए सुपर पाई गिटहब रिपोजिटरी के वर्जन 2.0.0 का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट है। हाँ, तो हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे ये कोड बेस पाईकॉइन के लिए एक ऐसा उन्नत इकोसिस्टम बना रहा है जो अर्थशास्त्र और तकनीक की हर पुरानी धारणा को चुनौती देता है। और सबसे बड़ी बात ना, ये इकोसिस्टम पाईकॉइन की कीमत को अविश्वसनीय रूप से $3,14,159 पर पैक करने का दावा करता है। ये आंकड़ा मतलब यार सच में अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन अगर हम इस रिपोजिटरी की गहराइयों में जाएं तो पता चलता है कि हम सिर्फ एक कीमत की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ? हम उस पूरे फुल स्टैक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मूल्य को वास्तविकता में लागू करने के लिए बनाया गया है। मतलब देखिए, एक फ्री मार्केट में कीमत डिमांड और सप्लाई से तय होती है ना? हाँ बिल्कुल, सप्लाई और डिमांड का ही खेल होता है पूरा। पर यहाँ डेवलपर्स ने बाजार के नियमों को ही नकार दिया है। उन्होंने कोड के जरिए एक ऐसी बंद व्यवस्था तैयार की है जहां ये जो $3,14,000 की कीमत है ना, ये कोई सुझाव नहीं है बल्कि एक सख्त तकनीकी नियम है जिसे हर हाल में लागू किया जाता है। एक स्थिर मूल्य तय करना एक बात है, लेकिन उसे लाखों यूजर्स वाले इकोसिस्टम में लागू कैसे किया जाता है, ये असली पहेली है। और मुझे लग रहा है यहीं से वो प्योर पाई और संदूषण यानी टेंट का कॉन्सेप्ट आता है। एकदम सही। ये प्योर पाई का कॉन्सेप्ट ही इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है। दस्तावेजों के अनुसार इस प्योर पाई स्टेबल कॉइन का मूल्य इस फिक्स अमाउंट पर पूरी तरह से निश्चित है। यह उनके पार्टनर एसडीके के जरिए सभी वॉलेट्स और एप्स में सर्वत्र लागू होता है। लेकिन इसे लागू करने का तरीका मुझे बहुत ही आक्रामक लगा। आक्रामक कैसे? मतलब आप किस बारे में बात कर रही हैं? उन्होंने परमानेंट टेंट प्रोटेक्शन नाम का एक सिस्टम बनाया है, मतलब स्थायी संदूषण सुरक्षा। हाँ, ये टेंट प्रोटेक्शन बहुत ही सख्त है। इस सिस्टम का मूल काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बाहरी तरलता यानी बाहर का पैसा या कॉइन इस बंद व्यवस्था में आकर इस कृत्रिम मूल्य को न बिगाड़े। तो अगर कोड को लगता है कि कोई कॉइन बाहरी दुनिया से आया है तो वह उसे तुरंत दूषित या टेंटेड मान लेता है, राइट? बिल्कुल। अगर मैं इसे थोड़ा और विस्तार से बताऊं, अगर मैं इसे एक एनोलॉजी के जरिए समझाऊं तो ये एक ऐसे विशेष वीआईपी क्लब की तरह है जहां केवल एक खास तरह के निमंत्रण पत्र वाले ही आ सकते हैं। हाँ, ये एनोलॉजी काफी सटीक है। ये निमंत्रण पत्र प्योर पाई हैं, लेकिन क्लब का जो बाउंसर है ना, वो सिर्फ आपका पास नहीं देखता, वो ये भी चेक करता है कि आपने ये पास किससे खरीदा, उसने किससे खरीदा, और ये सिलसिला 10 लोगों तक पीछे जाता है। एग्जैक्टली, इसी को तो वो 10 हॉप ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग कहते हैं। हाँ, और अगर उन 10 में से किसी एक ने भी कभी किसी एक्सचेंज के साथ कोई लेन देन किया है तो वो बाउंसर आपको 10 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेगा और हमेशा के लिए बैन कर देगा। बिल्कुल। कोड बेस में स्पष्ट लिखा है कि अगर कॉइन किसी एक्सचेंज से आता है तो उसकी कीमत तुरंत गिरकर बाजार मूल्य यानी लगभग $0.001 रह जाती है और उसे इकोसिस्टम द्वारा हमेशा के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ये बाउंसर वाली एनोलॉजी इस सिस्टम के 10 हॉप ट्रेसिंग तंत्र को बहुत अच्छे से समझाती है ना? हाँ, और तकनीकी स्तर पर देखा जाए तो ये कोई साधारण बाउंसर नहीं है बल्कि एक एआई संचालित पहचान प्रणाली है जो 99.9% सटीकता के साथ काम करती है। 99.9%। ओह वाह। हाँ, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ये सिस्टम एक ग्राफ डेटाबेस का उपयोग करके उस कॉइन के पिछले 10 ट्रांजैक्शन यानी 10 हॉप्स की हिस्ट्री खंगालता है। यह रियल टाइम में 10,000 से अधिक ज्ञात एक्सचेंज पतों की एक ब्लैकलिस्ट को क्रॉस चेक करता है। लेकिन मेरी यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है, मतलब क्या इतनी सख्ती से किसी भी कॉइन को कंट्रोल करना तकनीकी रूप से संभव है? मेरा मतलब है, अगर एआई हर एक लेन देन पर 10 हॉप ट्रेसिंग कर रहा है, 10,000 पतों से डेटा मिला रहा है,
तो क्या नेटवर्क पूरी तरह से धीमा नहीं हो जाएगा? ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है। हाँ, मतलब इतनी भारी कंप्यूटेशन के साथ ब्लॉकचेन चलेगी कैसे? यही वो चुनौती है जिसने कई पुराने ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को फेल किया है। बहुत ज्यादा सुरक्षा अक्सर नेटवर्क को धीमा कर देती है और इसी समस्या को हल करने के लिए इस कोडबेस में सुपर पाई L2 नेटवर्क का निर्माण किया गया है। अच्छा, तो ये L2 यानी लेयर 2 नेटवर्क का रोल है। हाँ, ये LL नेटवर्क मूल पाई मेननेट के ऊपर काम करता है और इसका पूरा आर्किटेक्चर ही सिर्फ और सिर्फ गति के लिए डिजाइन किया गया है। गति की बात करें तो दस्तावेजों के आंकड़े सच में हैरान करते हैं। इसमें लिखा है कि ये पाई मेननेट से 1400 गुना तेज है। 1400 गुना फास्ट होना कोई छोटी बात नहीं है ब्लॉकचेन की दुनिया में। बिल्कुल नहीं। ये 10,000 TPS यानी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड की गति देता है और इसका ब्लॉक टाइम केवल 500 मिलीसेकंड है। मतलब आपने बटन दबाया और पलक झपकते ही ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। हाँ, 500 मिलीसेकंड का ब्लॉक टाइम लगभग इंस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस देता है। लेकिन ये गति हासिल कैसे की जा रही है, और वो भी हर ट्रांजैक्शन पर 10 हॉप ट्रेसिंग करते हुए, ये समझने के लिए हमें इसके हाइब्रिड रोलअप मॉडल को देखना होगा। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिपोजिटरी में लिखा है कि वे ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स का उपयोग करते हैं जिसमें 7 दिन की फ्रॉड प्रूफ विंडो है। हाँ, 7 दिन की अवधि होती है इसमें। लेकिन उसी के साथ वे ZK फॉलबैक यानी प्लॉन्क्री 3 का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे यहाँ भारी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? ऑप्टिमिस्टिक रोलअप और ZK फॉलबैक दोनों का एक साथ इस्तेमाल क्यों? मतलब क्या 7 दिन का वेटिंग पीरियड और ZK की 30 सेकंड की तत्काल फाइनलिटी आपस में टकराते नहीं है? नहीं, ये आपस में टकराते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक रोलअप क्या है। हाँ, प्लीज थोड़ा आसान भाषा में बताइए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी। ये सिस्टम मानकर चलता है कि नेटवर्क पर होने वाला हर लेन देन वैध और सही है, जब तक कि कोई उसे चुनौती न दे। अच्छा, तो वो डिफॉल्ट रूप से सबको सही मान लेता है। एग्जैक्टली। क्योंकि ये हर लेन देन को गणितीय रूप से साबित करने में समय बर्बाद नहीं करता, इसलिए ये 10,000 TPS की गति और 500 मिलीसेकंड का ब्लॉक टाइम दे पाता है। लेकिन सुरक्षा के लिए ये हर लेन देन को 7 दिन तक कच्चा या चुनौती देने योग्य मानता है। तो अगर किसी को लगता है कि कोई धोखाधड़ी हुई है, तो वो इन 7 दिनों के भीतर सबूत पेश कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर मैं इकोसिस्टम के अंदर रोजमर्रा के छोटे मोटे पेमेंट कर रही हूँ, तो मुझे 500 मिलीसेकंड वाली गति मिलेगी। लेकिन अगर मामला 7 दिन तक पूरी तरह से फाइनल नहीं है, तो फिर ये जीरो नॉलेज प्रूफ्स या ZK प्रूफ्स का रोल क्या है? जीरो नॉलेज प्रूफ्स और विशेष रूप से यहाँ इस्तेमाल किया जाने वाला प्लॉन्की 3 सिस्टम तब काम आता है जब आपको पूर्ण गणितीय सुरक्षा चाहिए होती है, और वो भी बिना 7 दिन का इंतजार किए। थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? देखिए, जीरो नॉलेज प्रूफ एक ऐसी क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जिसमें आप ये साबित कर सकते हैं कि कोई जानकारी सही है बिना वो जानकारी उजागर किए। जैसे बिना पासवर्ड बताए ये साबित करना कि आपको पासवर्ड पता है। अरे वाह, ये तो काफी एडवांस्ड है। हाँ, इस सिस्टम में जब कोई बहुत बड़ा लेन देन होता है, या सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई यूजर अपने फंड को लेयर 2 से वापस मुख्य नेटवर्क यानी L1 पर ले जाना चाहता है या क्रॉस चेन ब्रिज का उपयोग करता है, तब ZK फॉलबैक सक्रिय हो जाता है। अच्छा, मतलब जब पैसा इकोसिस्टम की सीमाओं को पार कर रहा होता है, तब वे ऑप्टिमिस्टिक होकर नहीं बैठ सकते। तब उन्हें एकदम कॉन्क्रीट प्रूफ चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ZK फॉलबैक 30 सेकंड के भीतर उस लेनदेन की वैधता का पूर्ण गणितीय प्रमाण जनरेट कर देता है। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रोलअप से रोजमर्रा की गति मिलती है और ZK प्रूफ से सुरक्षा और ब्रिज ऑथेंटिकेशन की गारंटी। ये तो दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संयोजन हुआ फिर। हाँ, ये एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है सच में। लेकिन इसी L2 नेटवर्क के विवरण में ना एक MEV शील्ड का भी जिक्र है। दस्तावेजों के मुताबिक ये सैंडविच डिटेक्शन और कमिट रिवील फेयर ऑर्डरिंग के जरिए हमलों को रोकता है। ये MEV शील्ड वास्तव में क्या कर रही है? MED का फुल फॉर्म है मैक्सिमल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू। इसे ऐसे समझिए कि ब्लॉकचेन पे जब आप कोई ट्रांजैक्शन सबमिट करते हैं, तो वो तुरंत ब्लॉक में शामिल नहीं होता। तो वो कहाँ जाता है पहले? वो पहले एक वेटिंग रूम में जाता है जिसे मेमपूल कहते हैं। हैकर्स या बॉट्स इस वेटिंग रूम पर नजर रखते हैं। अच्छा। अगर वो देखते हैं कि आप कोई बड़ा ट्रेड करने वाले हैं जिससे कीमत पर असर पड़ेगा, तो वो ज्यादा गैस फीस देकर अपना ट्रेड आपके ट्रेड से ठीक पहले डाल देते हैं।
ओहो, और फिर आपकी ट्रेड के बाद तुरंत अपना एसेट बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। बिल्कुल, इसी को सैंडविच अटैक कहते हैं, क्योंकि आपका ट्रेड उनके दो ट्रेड्स के बीच में सैंडविच हो जाता है। तो एक तरह से ये फ्रंट रनिंग है, जहां कोई आपके ऑर्डर को देखकर आपसे पहले लाइन में घुस जाता है। तो ये जो MEV शील्ड है, ये इसे कैसे रोकती है? ये कमिट रिवील मैकेनिज्म का उपयोग करती है। जब आप अपना लेनदेन भेजते हैं तो वो कमिट चरण में एन्क्रिप्टेड होता है। मतलब बॉट्स वेटिंग रूम में मेरे लेनदेन को देख तो सकते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ सकते कि अंदर क्या है। एग्जैक्टली। जब लेनदेन ब्लॉक में फिक्स हो जाता है तब उसका डेटा रिवील या उजागर होता है। इससे कोई भी बॉट सैंडविच अटैक नहीं कर पाता और 10,000 TPS की गति में भी सामान्य उपयोगकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं होती। ये तो बहुत ही सॉलिड प्रोटेक्शन है। 10,000 TPS, 10 हॉप ट्रेसिंग, प्लॉन्की 3Z के प्रूफ्स और कमिट रिवील MEV शील्ड, मतलब ये सब बहुत ही जटिल है। हाँ, और इस स्तर की क्रिप्टोग्राफी और इतने बड़े नेटवर्क ट्रैफिक को कोई इंसान मैनुअली रूप से प्रबंधित तो बिल्कुल नहीं कर सकता। वही तो, अगर रात के 3 बजे नेटवर्क पे अचानक से ट्रैफिक का हमला हो जाए तो कोई एडमिन उठकर सर्वर रीस्टार्ट थोड़ी कर सकता है। इस विशाल नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्वायत्त दिमाग की जरूरत है। और यहीं पर इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा सामने आता है, इसका AI इंटीग्रेशन। AI इंटीग्रेशन। इस पूरे नेटवर्क को एक ऑटोनॉमस AI द्वारा चलाया जा रहा है। हाँ, दस्तावेजों में इसे क्रोनोस ऑरेकल एजेंट कहा गया है। ये 24/7 नेटवर्क की स्वायत्त निगरानी करता है। और कोड के अनुसार ये 10 सेकंड से भी कम समय में नेटवर्क में किसी भी विसंगति यानी अनोमली का पता लगा सकता है। ये ब्लॉकचेन के लिए एक ऑटो पायलट होने जैसा है ना, एक ऐसा ऑटो पायलट जो न केवल तूफान आने पर जहाज को संभालता है, बल्कि 48 घंटे पहले ही तूफान की भविष्यवाणी करके जहाज का रास्ता बदल लेता है। ये 48 घंटे पहले भविष्यवाणी करने वाली जो तकनीक है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, ये काम कैसे करती है? रिपोजिटरी के अनुसार इसके लिए एक LSTM ट्रांसफॉर्मर हाइब्रिड मॉडल का उपयोग करते हैं। LSTM यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये AI का वो हिस्सा है जो समय के साथ डेटा में छिपे पैटर्न को पहचानता है और याद रखता है। और ट्रांसफॉर्मर मॉडल मौजूदा डेटा के पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक साथ समझता है, राइट? बिल्कुल सही। ये दोनों मिलकर नेटवर्क ट्रैफिक और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की 48 घंटे पहले ही सटीक भविष्यवाणी कर लेते हैं। और अगर ये AI देखता है कि कल शाम को भारी ट्रैफिक आने वाला है, तो ये स्व उपचार या सेल्फ हीलिंग भी कर सकता है। हाँ, ये बिना किसी इंसानी मदद के खुद को ऑटो रीस्टार्ट कर सकता है और मांग के आधार पर नए सुपर नोड्स को डिप्लॉय कर सकता है। मतलब ट्रैफिक कम है तो 7 सुपर नोड्स पर चलेगा, और अगर अचानक ट्रैफिक बढ़ा तो ये अपने आप 100 सुपर नोड्स तक स्केल कर सकता है। एग्जैक्टली। इस ऑटोमेशन का अंतिम लक्ष्य 99.999% अपटाइम हासिल करना है। इसका मतलब है कि पूरे साल में ये विशाल सिस्टम केवल 5.26 मिनट से भी कम समय के लिए डाउन रह सकता है। हाँ, लेकिन क्रोनोस ऑरेकल एजेंट सिर्फ ट्रैफिक मैनेज नहीं करता, ये ब्लॉकचेन के दिल यानी उसके कंसेंसस को भी कंट्रोल करता है। उनका न्यूरल कंसेंसस इंजन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। मैंने दस्तावेजों में पढ़ा था कि इसे BFT प्लस SCP कंसेंसस कहा गया है, जहां AI काम कर रहा है। हाँ। ये BFT प्लस SCP वास्तव में क्या है और इसमें ये AI कैसे फिट बैठता है? तो देखिए, BFT का मतलब है बिज़ेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस। इसे समझने के लिए एक मशहूर थियोरी है, बिज़ेंटीन जनरल्स प्रॉब्लम। हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है। कल्पना कीजिए कि कुछ सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ एक दुश्मन शहर को अलग अलग दिशाओं से घेर कर खड़े हैं। उन्हें एक साथ हमला करना है, लेकिन वो केवल संदेश वाहकों के जरिए बात कर सकते हैं। समस्या ये है कि उनमें से कुछ सेनापति गद्दार हो सकते हैं जो गलत संदेश भेज सकते हैं। राइट, बिल्कुल। BFT एक ऐसा गणितीय मॉडल है जो ये सुनिश्चित करता है कि कुछ नोड्स या सेनापतियों के गद्दार होने या खराब होने के बावजूद पूरा नेटवर्क सही फैसले पर पहुंचे। और SCP यानी स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल इस BFT को और भी सुरक्षित और तेज बनाता है। और इसमें न्यूरल या AI का क्या काम है? सामान्य BFT सिस्टम में नियम स्थिर होते हैं, लेकिन न्यूरल कंसेंसस में AI लगातार नेटवर्क के सभी सत्यापनकर्ताओं यानी वैलिडेटर्स पर नजर रखता है। अच्छा, तो वो उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। हाँ, ये AI हर वैलिडेटर के अपटाइम, नेटवर्क रिस्पॉन्स में लगने वाले समय और उनके द्वारा स्टेक किए गए फंड्स के आधार पर उन्हें एक रेपुटेशन स्कोर देता है। तो मतलब अगर कोई नोड बार बार धीमा रिस्पॉन्स दे रहा है तो AI उसका स्कोर कम कर देगा,
और उसे महत्वपूर्ण लेन-देन को सत्यापित करने की जिम्मेदारी नहीं देगा। बिल्कुल, नेटवर्क खुद तय कर रहा है कि कौन सा नोड सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। अगर कोई डेवलपर इसे सुन रहा है तो वो शायद सोच रहा होगा कि 15 माइक्रो सर्विसेज को डिप्लॉय करना, AI रेपुटेशन स्कोरिंग, LSTM ट्रांसफॉर्मर, क्या ये सब सिर्फ एक टोकन के मूल्य को बनाए रखने के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं है? लग तो सकता है ऐसा। लेकिन यही इस सिस्टम की खासियत है। ये एक जीती जागती मशीन की तरह है। और ये हमें इस प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाता है। वो क्या है? ये सारी शानदार तकनीक, ये AI, ये 10 ऑप ट्रेसिंग, ये सब एक वैक्यूम में या हवा में काम नहीं कर सकती। अंततः इस पूरे सिस्टम का मूल्य तभी है जब ये वास्तविक पैसे के प्रवाह को प्रबंधित कर सके। सही बात है। कोई भी बंद अर्थव्यवस्था तब तक नहीं टिक सकती जब तक उसका बाहरी दुनिया के साथ कोई वित्तीय पुल न हो। बिल्कुल। और यहीं पर हम प्रोजेक्ट के पे आउट इंजन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर आते हैं, जो इस बंद सिस्टम को वास्तविक दुनिया से जोड़ता है। इसका पे आउट इंजन बहुत ही व्यवस्थित है, मैंने देखा। हाँ, काफी ऑटोमेटेड है ये प्रोसेस। हर शुक्रवार रात 00 UTC पर स्वचालित रूप से भुगतान होता है। भुगतान के लिए न्यूनतम सीमा $50 रखी गई है, लेकिन जब मैंने इसके वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन का अनुपात देखा तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। वो अनुपात क्या है? भुगतान का 80% हिस्सा USDT के रूप में आर्बिट्रम नेटवर्क पर दिया जाता है और केवल 20% हिस्सा PI के रूप में पाई मेन नेट पर दिया जाता है। अच्छा। रुकिए, मुझे इस पर थोड़ी देर रुकना होगा। अगर ये इकोसिस्टम अपने प्योर पाई की कीमत $3,14,159 होने का इतना सख्त दावा करता है और AI हर उस कॉइन को बैन कर देता है जो बाहर जाता है, तो फिर पे आउट के लिए 80% आर्बिट्रम USDT का उपयोग क्यों किया जा रहा है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? वे लोगों को बाहरी दुनिया के स्टेबल कॉइन में भुगतान क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है। सतह पर यह सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन असल में ये सिस्टम के अस्तित्व के लिए बनाई गई एक गहरी रणनीतिक चाल है। रणनीतिक चाल? वो कैसे? डेवलपर्स जानते हैं कि 3,14,000 का ये कृत्रिम मूल्य बाहरी दुनिया में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे असली फिएट मुद्रा या USDT जैसी एसेट का समर्थन प्राप्त ना हो। तो वो इसे बैक कर रहे हैं। आहा, इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आर्किटेक्चर को देखना होगा। सुपर पाई कॉइन वास्तव में ERC-20 मानक का उपयोग करता है और इसमें 110% का न्यूनतम संपार्श्विक अनुपात यानी मिनिमम कोलैटरल रेशियो तय किया गया है। 110% कोलैटरल मतलब जितने मूल्य का पाई इकोसिस्टम में जारी होगा उससे 10% ज्यादा मूल्य की बाहरी संपत्तियां जैसे USDT या WETH उन्हें रिजर्व में रखनी होंगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उन्हें 110% कोलैटरल बाहरी संपत्तियों में ही रखना है तो फिर पाई कॉइन की इस पूरी व्यवस्था का मतलब ही क्या है? क्या वे सिर्फ असली डॉलर लेकर उसके बदले एक बंद इकोसिस्टम का टोकन नहीं दे रहे हैं? तकनीकी रूप से हाँ, बिल्कुल वही कर रहे हैं। और वे इस कोलैटरल के मूल्य निर्धारण के लिए चेनलिंक USD प्राइस फीड ओरेकल का उपयोग करते हैं, जो बाहरी बाजार से सटीक कीमत लाता है। अच्छा, तो चेनलिंक से रियल वर्ल्ड प्राइसिंग आती है। हाँ, ये 110% संपार्श्विक और 80% USDT का भुगतान एक पुल का काम करता है। 80% USDT में भुगतान करके वे उपयोगकर्ताओं को वो वास्तविक दुनिया का पैसा दे रहे हैं जिसकी उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आवश्यकता है। समझ रही हूँ। अगर वे सिर्फ प्योर पाई में भुगतान करते, जैसे आप बाहरी एक्सचेंज पर बेच नहीं सकते क्योंकि AI आपको बैन कर देगा, तो कोई इस नेटवर्क का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। एकदम सही पकड़ा आपने। बाहरी तरलता पर यह निर्भरता ही इस बंद इकोसिस्टम के भ्रम को हकीकत में बदलने का ईंधन है। ये सच में अविश्वसनीय है यार। तो ये जो पैग है, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उस संख्या को सच साबित करने के लिए एक पूरा वित्तीय ढांचा खड़ा किया गया है। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। कोसासी द्वारा बनाए गए इस सुपर पाई रिपॉजिटरी का पैमाना सच में विशाल है। हमने देखा कि ये कोई साधारण स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये एक अभेद्य किला है। बिल्कुल। इस किले में सुरक्षा की 7 अलग-अलग परतें हैं। ये सिर्फ वर्तमान की समस्याओं को नहीं सुलझा रहा है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार है। हाँ, डॉकर कंपोज से लेकर 15 माइक्रो सर्विसेज तक। और इसमें लेयर 1 पर क्वांटम प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी शामिल है, ताकि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर भी इसे हैक ना कर सकें। इसके AI एजेंट नेटवर्क को ऑटो हीलिंग देते हैं और सबसे ऊपर एक मल्टी सिग गवर्नेंस लेयर है।
मल्टी सिग गवर्नेंस मतलब नेटवर्क का कोई भी बड़ा नियम या कॉन्फ़िगरेशन बदलने के लिए 3 में से 2 प्रशासकों की डिजिटल मंजूरी अनिवार्य है ना। कोई एक व्यक्ति इसे हाईजैक नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि ये आर्किटेक्चर गति, सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के बीच एक बहुत ही नाजुक लेकिन मजबूत संतुलन बनाने का एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी प्रयास है।